जय हिंद। मैं प्रवीण सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो टीजीटी बायोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो टीजीटी बायोलॉजी प्रशिक्षक स्नातक चयन परीक्षा। ठीक, समय न गवाते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है आपको, और बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको 25 से 30 प्रैक्टिस सेट हल करवाऊँगा और आशा करूँगा कि चाहूँगा कि आपको हफ्ते में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आपको मिले। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि कोशिकीय क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। ठीक, तो ऐसी कोशिकीय क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का जो प्रत्यक्ष प्रयोग होता है वो है आपका क्रेब्स साइकिल अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। क्रेब्स साइकिल है जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। ग्लाइकोलिसिस और किण्वन, ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइकोलिसिस और किण्वन जो प्रक्रिया है, ये जो है ग्लाइकोलिसिस और किण्वन दोनों अवायवीय श्वसन होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं होती है, जिनमें ऑक्सीजन की प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं होती है। ठीक है, क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन का प्रकार है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अर्थात क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र जो है ये कहाँ पर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जो टैडपोल में थायराइड ग्रंथ निकाल दिया जाए। कहा जा रहा है कि टैडपोल में थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह अब क्या होगा? अगर टैडपोल में थायराइड ग्रंथ को निकाल दिया जाएगा तो कोई भी मेढक होगा तो वो जीवन प्रयत्न एक टैडपोल के रूप में ही रह जाएगा, रिमेन आ टैडपोल थ्रू आउट लाइफ। ठीक, तो थायराइड ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स मेढक के कायांतरण का नियंत्रण करते हैं। थायराइड ग्रंथ को मेढक के गले से निकाल देने पर कायांतरण अर्थात मेटामार्फोसिस नहीं होगा और टैडपोल जीवन प्रयत्न एक टैडपोल ही बना रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कहा जा रहा है कि बाइल अर्थात पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि बाइल जो है ये वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, यह वसा का ठीक पाइसीकरण करता है अर्थात इमल्सिफाइज करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। को पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि यह वसा का पाइसीकरण करता है। यह जटिल बड़े वसी अणुओं को सरल छोटे रूप में तोड़ते हैं जिससे पाचन सुगम एवं प्रभावी हो जाता है। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होते हैं और पित्ताशय में संग्रहित होते हैं। पित्त जो है यकृत द्वारा स्रावित होते हैं और पित्ताशय में संग्रहित होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, चौथे नंबर का प्रश्न है। यहाँ कहा जा रहा है कि रक्त के एक ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है? ठीक, तो रक्त का 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है? तो सही आंसर है 1.34 मिलीलीटर। 1.34 मिलीलीटर। अब बात समझिएगा, जो 100 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर ठीक रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो 15 मिलीलीटर रक्त में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक, 15 मिलीलीटर रक्त में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो 1 ग्राम में अगर हम चेक करेंगे तो 20/15 हो जाएगा। आंसर आएगा 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है पांचवा
कि निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन है वो? ऑप्शन नंबर सी है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन जो है, विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन बी 12 को, ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामीन अर्थात कोबालामीन भी कहा जाता है। ये विटामिन बी 12 है। क्या है? विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। कि किसके निर्माण में? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। और टोकोफेराल जो है ये विटामिन ई है। टोकोफेराल विटामिन ई है, जिसे एंटी स्टेराइल विटामिन भी कहते हैं, जिसे एंटी स्टेराइल विटामिन भी कहते हैं। ठीक। और निकोटिनामाइड विटामिन बी 3 को कहते हैं। किसे कहते हैं? बी 3 को। इससे ठीक पेलेग्रा नामक रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो अगला प्रश्न है आपका 6वां प्रश्न है कि गाय का दंत सूत्र क्या है। तो भैया गाय तो मांसाहारी नहीं होते हैं, तो गाय का जो दंत सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा कि गाय का जो दंत सूत्र होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 0033/3133 इंटू 2। कहने का मतलब 00033/3133 इंटू 2। जब आप इसको करते हैं तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 दूनी 32। टोटल गाय में कितनी, टोटल जो है दांत गाय में कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। ठीक है। अब यहीं पे हम आपको बता दें कि जो आपका सी वाला है, ये सी जो है ये चूहे का है। किसका है? चूहा का। सी जो है चूहा का है। सी किसका है? तो सी जो है चूहे का है। चूहे में टोटल 16 होते हैं। 3 1 4 3 1 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रोथाम्बिन का संश्लेषण होता है। प्रोथाम्बिन का संश्लेषण होता है। तो भैया प्रोथाम्बिन का संश्लेषण यकृत अर्थात लीवर में होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथाम्बिन अकर इन लीवर। प्रोथाम्बिन का संश्लेषण यकृत में होता है। स्तनधारियों के रक्त में रुधिर प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक। स्तनधारियों के रक्त में रुधिर प्लेटलेट्स अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। यह रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। क्या बनाने में? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोथाम्बिन पाया जाता है। ठीक। रक्त प्लाज्मा में प्रोथाम्बिन पाया जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा में, बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल इज। कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। तो वो स्थल कहाँ पे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए जो है इसकी खोज, अगर क्रेब्स साइकिल की खोज की बात करेंगे तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने 1937 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1937 ईस्वी में किया है। इस क्रिया में विभिन्न अपक्रियाओं की एक श्रृंखला के फलस्वरूप एसिटिल को एंजाइम ए, ठीक, एसिटिल को एंजाइम ए का पूर्ण ऑक्सीकरण का एक चक्र होता है। जो यह पूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ठीक। चलिए अगला है ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत है। ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंडोडर्मल। क्या है? इंडोडर्मल होते हैं। चलिए अगला है जो 10वां प्रश्न है कि मीठे
मीठे जल की मछलियाँ सामना करती हैं। फ्रेश वाटर फिश फेस द डेंजर ऑफ। मीठे जल की मछलियाँ सामना करती हैं। तो मीठे जल की मछलियाँ जो है शर्करा के स्तर की कमी के खतरे शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का सामना करती हैं। ठीक, तो जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं उनको शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का सामना करना पड़ता है। चलिए अगला है एस्केरिस के एम्फिड्स हैं। एस्केरिस के एम्फिड्स एम्फिड ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस के एम्फिड जो होते हैं वो कीमो रिसेप्टर होते हैं। वो क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर। एस्केरिस के एम्फिड जो हैं कीमो रिसेप्टर होते हैं। एस्केरिस के एम्फिड कीमो रिसेप्टर होते हैं। ठीक, आगे देखिएगा इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। आर फैक्ट्री रिसेप्टर जो है ये गंध से संबंधित है, अर्थात स्मेल से। किससे संबंधित है? स्मेल से। उसके अलावा जो आपका टेक्टो रिसेप्टर है ये आपका जो है संबंधित है टच से, अर्थात स्पर्श से संबंधित है। उसके अलावा जो आपका बैरो रिसेप्टर है तो बैरो रिसेप्टर जो है आपका प्रेशर से संबंधित है। किससे? प्रेशर से संबंधित है। ठीक है, और एम्फिड ऑफ एस्केरिस आर कीमो रिसेप्टर। एम्फिड ऑफ एस्केरिस आर कीमो, ठीक, रिसेप्टर। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य। द हनी बी स्पेसिफाइड डांस इन मीट फॉर। ठीक, चलिए मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के डांस का उद्देश्य तो क्या होता है? तो भैया डांस इन मीट फॉर इंफॉर्मेशन द सोर्स फूड। एक्चुअली क्या होती हैं कि मधुमक्खियाँ एक विशेष प्रकार का डांस करती हैं जिसके वजह से और मधुमक्खियों को भोजन का पता चलता है। ठीक, मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य भोजन के स्रोत की सूचना देना है। सबसे पहले इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट का नाम है वो हैं स्पाइटजनर। कौन है? स्पाइटजनर ने बताया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मधुमक्खियों में कितने प्रकार के डांस होते हैं? तो भैया मधुमक्खियों में पहला डांस होता है राउंड डांस और दूसरा डांस होता है टेल वैगिंग डांस। टेल वैगिंग डांस। राउंड डांस जो जो है ये जब निकट स्रोत होता है, भोजन का स्रोत निकट होता है, लगभग 36 से 60-65-70 मीटर दूर होता है तो ये डांस होता है। ठीक है, राउंड डांस। और टेल वैगिंग डांस जब थोड़ा सा दूर हो, जब भोजन छत्ते से दूर हो तो वो टेल वैगिंग डांस करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है इंक सैक। इंक सैक स्याही कोश पाया जाता है। ठीक, इंक सैक स्याही कोश किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है सीपिया। इंक सैक स्याही कोश सीपिया में पाया जाता है। सीपिया को जो है कटल फिश भी कहते हैं। सीपिया को कटल फिश भी कहा जाता है। सीपिया को कटल फिश भी कहा जाता है। सीपिया को कटल फिश भी कहा जाता है। इसके शरीर में इंक ग्रंथि एवं इंक सैक पाया जाता है। यह ग्रंथ नीले रंग की स्याही का श्रावण करते हैं। कहने का मतलब ये जो ग्रंथ है ये नीले रंग की स्याही का मतलब ब्लू रंग जो है, ब्लू कलर जो है ये श्रावित करते हैं। ठीक, कौन से कलर? तो भैया ब्लू कलर को ये श्रावित करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। कहा जा रहा है स्टोन कैनाल इन एस्टेरियास कनेक्ट द। ठीक है, एस्टेरियास अर्थात तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तो मैड्रीपोराइट और रिंग कैनाल को। किसको जोड़ती है? मैड्रीपोराइट और रिंग कैनाल को ये जोड़ती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि द ओनली लिविंग मेराइन लिजार्ड इज एकमात्र समुद्री सजीव मछली है। ठीक, एकमात्र समुद्री सजीव मछली है। तो वो कौन है? एम्बल राइकस। कौन है? एम्बल राइकस है। कौन है? एम्बल राइकस है। इसे साधारणतः इगुआना कहा जाता है। इसे साधारणतः क्या कहा जाता है?
इगुआना क्या कहा जाता है इसे साधारणतः? इगुआना कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा जो है जहरीली छिपकली है, अर्थात ये जो है ये पॉइजनस लिजार्ड है। क्या है ये? पॉइजनस लिजार्ड होती है, जिसे गैला मास्टर कहते हैं। ठीक है, गैला मास्टर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सरीसृपों का गुर्दा होता है, किडनी ऑफ रेप्टाइल इज। सरीसृपों का गुर्दा जो है मेटानेफ्रिक होता है। सरीसृपों का गुर्दा मेटानेफ्रिक होता है। इसमें रोमिल कीपयुक्त नेफ्रीडिया पाया जाता है, जिसे नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। बात समझिएगा, जो मेटानेफ्रिक होता है सरीसृपों का गुर्दा, इसे रोमिल कीप युक्त का मतलब होता है कि उसमें रोम युक्त होते हैं, और कीप नुमा नेफ्रीडिया होता है। कीप नुमा नेफ्रीडिया होता है। कैसा होता है भैया? तो कीप नुमा जो है नेफ्रीडिया होता है ऐसे। ठीक है, कीप नुमा नेफ्रीडिया होता है, और इसमें सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीलिया, जो रोम युक्त होते हैं। क्या होते हैं? तो रोम युक्त होते हैं, बीच बीच में सीलिया पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है जो है स्मॉलेस्ट फीदर इन द बर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। तो पक्षियों के सबसे छोटे पंख जो कहलाते हैं वो हैं आपको फाइलोप्ल्यूम्स। कौन है? फाइलोप्ल्यूम्स हैं। पक्षियों के सबसे छोटे पंख होते हैं। और अगर अगर हम की बात करें तो शरीर को ढकने के लिए मुलायम पंख जो होते हैं वो डाउन फीदर होते हैं। शरीर को ढकने वाले मुलायम पंख डाउन फीदर होते हैं। ठीक, लेकिन जो पक्षियों के सबसे छोटे पंख होते हैं वो कौन है? फिल्लोप्ल्यूम है। कौन है? फिल्लोप्ल्यूम होते हैं। ठीक, चलिए 18 नंबर का प्रश्न में कहा जा रहा है कि जाइगोटिक आर्च इज फार्म्ड इन द। ठीक है, गंड चाप जाइगोटिक आर्च पाया जाता है। तो भैया जाइगोटिक आर्च जो है वो अपर जा ऑफ रैबिट अर्थात खरगोश के ऊपरी जबड़े में पाया जाता है। ठीक, खरगोश के ऊपरी जबड़े के मैक्सिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैक्सिला में पाया जाता है। खरगोश के ऊपरी जबड़े के मैक्सिला में पाया जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है 19 नंबर में, उसमें कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिटरमाइंड बाय। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिटरमाइंड बाय क्या अरेंजमेंट ऑफ फास्फोरिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड है, या फिर आपका सीक्वेंसिंग ऑफ पेप्टोज शुगर है, सीक्वेंसिंग ऑफ पेंटोस रेसिड्यू है, या फिर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए बेस है, या फिर सीक्वेंसिंग ऑफ बेस इन द डीएनए फिलामेंट है। तो जो 19 का सही आंसर है तो भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कहाँ पे है? तो सीक्वेंसिंग ऑफ बेस इन डीएनए फिलामेंट, डीएनए में क्षारकों के अनुक्रम में है। ठीक, अगला प्रश्न है वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज। वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज। ठीक, डीएनए के एक कंप्लीट टर्न को क्या कहते हैं? नहीं, डीएनए है, डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में होता है। तो डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में जो है 10 बेस होते हैं, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, दो क्षारकों के बीच की दूरी जो है, अगर दो क्षारकों के बीच की दूरी पूछा जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, और एक हेलिक्स के बीच की दूरी पूछा जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक हेलिक्स में 10 बेस होते हैं, इसलिए 10 से डिवाइड किया गया तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 21 नंबर में कि विषैले सर्प में विषदंत संशोधित रूप हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। द पॉइजनस फाइंगाफा वेनमस स्कैन आर मॉडिफाइड ऑफ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वो किसके जो है संशोधित रूप होते हैं? तो मैक्सिलरी टीथ के। किसके होते हैं? मैक्सिलरी टीथ के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है आपका यहाँ पे कहा जा रहा है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आप मिलान कीजिए और करेक्टली मिलान कीजिए। तो देखिए जो है यहाँ का ऑप्शन जैसे रोपैलियम जो है ये ओबिलिया में है। रोपैलियम कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है,
तो चलिए, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो भैया जो पैलियम है, पैलियम जो है वो मिसेल में पाया जाता है, सही है, बिल्कुल सही है, मिसेल में पाया जाता है। और भैया रोपेलियम उबिलियम में पाया जाता है, ये भी सही है। नियोप्लाइना जो है मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, सही है। और नियोप्लिना, अब देखिए नियोपेलियम है और नियोपेलिना है। नियोपेलिना जो है आपके मोनोप्लाइकोफोरा है, मतलब 1 2 3 4 ही ऑप्शन इसका सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन ही सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। ठीक है, एक बार फिर से आप देखिएगा कि पैलियम जो है, ये पैलियम, जिसकी पैलियम की बात कर रहे हैं, मिसेल में है, रोपेलियम ओबेलिया में है, नियोपैलियम स्तनधारी में है, नेपिलिना जो है मोनोप्लाइकोफोरा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि छुई मुई में कंपनानुकुंचन गति के समय स्फीर्त में परिवर्तन होती है। छुई मुई ड्यूरिंग द सेस्मोटिक मूवमेंट इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंज, क्या होता है? तो इसमें जो है इस फूले हुए पणाधार इसका सही आंसर है, फूले हुए ठीक पराधार। तो छुई मुई में कंपनानुकुंचन गति फूले पणधार में परिवर्तन से होती है। ठीक है, ये जो है टर्गर होते हैं, क्या होते हैं? टर्गर हो जाते हैं। अगला जो 24 नंबर का प्रश्न है उसमें कह रहा है कि डेली मूवमेंट ऑफ लीव्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है। ठीक, 24 में पत्तियों में दैनिक गति जो है सर्केडियन रिदम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सर्केडियन रिदम का उदाहरण है। ठीक, अगला जो प्रश्न है आपका 25 नंबर में, 25 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है, तो 25 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो भैया क्लोरोफिल में जो पाया जाएगा वही प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन इसका सही है सी। क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम तत्व प्राप्त होता है, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल के मध्य में पाया जाता है। ठीक, क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम पोरफायरिन यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है तथा ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करता है। ठीक, अगला प्रश्न है 26 नंबर में, 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे पोटोमीटर कहते हैं, उसे हम पोटोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में उड़ने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। भैया फिर से सुनिएगा, जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में उड़ने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र से मापते हैं उसे पोटोमीटर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला है आपका 27 नंबर का प्रश्न, पेरीस्पर्म इन सीड डेवलप्ड फ्रॉम, कह रहा है कि सीड में पेरीस्पर्म किससे डेवलप होता है? तो न्यूसिलस से। किससे डेवलप होता है? न्यूसिलस से डेवलप होता है। पेरीस्पर्म में सीड जो है न्यूसिलस से डेवलप होता है। निषेचन के बाद न्यूसिलस पेरीस्पर्म के रूप में विकसित हो जाता है। कुछ पौधों में न्यूसिलस के द्विगुणित उत्तक बीज के भीतर भ्रूण को जन्म देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 28 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि जल अपघटनी धारी एंजाइम वाला कोशिकांग है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं? तो सबको पता है कि वो लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं? वो लाइसोसोम होते हैं। ठीक, लाइसोसोम होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पादप जातियों में से कौन सी बहुगुणित है? कौन सी बहुगुणित है? पादप जातियों में कौन सी बहुगुणित है? बहुगुणित का मतलब पॉलीप्लॉइड है। ठीक, 29 नंबर का प्रश्न है। तो आप देखिएगा 29 नंबर का जो यहाँ प्रश्न है उसका सही आंसर है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम एंड गॉसिपियम हिरुस्टम। कौन है? ट्रिटिकम एस्टिवम और गॉसिपियम हिरुस्टम जो है ये पॉलीप्लाइडी होते हैं। ये जो कैसे होते हैं? तो भैया पॉलीप्लाइडी होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि प्रोटोनिमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनिमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। तो प्रोटोनिमा
किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? तो प्रोटोनिमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। प्रोटोनिमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। बीजाणु अंकुरण के पश्चात भूमि में रेंगने वाली शाखाएं शैवाल के तंतु के समान संरचना बनाती हैं, ठीक है, परंतु पटयुक्त होते हैं तथा इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलते हैं। इनकी कुछ शाखाएं मूलाभास की भांति जमीन के अंदर चली जाती हैं। कुछ शाखाएं सीधी पत्रवत कलिकाओं का निर्माण करती हैं जो बाद में विकसित होकर गेमिटोफोर बनाती हैं। इसके पश्चात प्रोटोनिमा नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात प्रोटोनिमा नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, कह रहा है कि वॉकिंग फर्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं? तो भैया 31 नंबर में वॉकिंग फर्न एडियंटम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडियंटम को कहा जाता है, ठीक। एडियंटम कार्डेटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। एस्प्लेनियम राइजोप्लाइना को वॉकिंग फर्न कहा जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एस्प्लिना राइजोफाइलम को भी वॉकिंग फर्न कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर वॉकिंग फर्न में ऑप्शन आपका एस्प्लिनम, एस्प्लेनियम, ठीक, और राइजो फाइलम होता तब भी होता आपका वॉकिंग फर्न, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका 32 नंबर में, कह रहा है अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरंद डिस्क इस कुल में पाई जाती है। भैया किस कुल में पाई जाती है? ये यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पूछा गया है 32 नंबर में, वो यूफोर्बिएसी है, एपीएसी है, आर्किडिएसी है या फिर लेमिएसी है। तो 32 नंबर का जो सही आंसर है वो है एपीएसी। क्या है? एपीएसी में पाया जाता है। एपीएसी का दूसरा नाम देखिएगा, प्रश्न आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ जो प्रश्न है, ये प्रश्न में कहा जा रहा है स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट इन द फैमिली। किसके ओवरी के नेक्टर डिस्क में स्टाइलोपोडियम पाया जाता है? तो भैया स्टाइलोपोडियम एपीएसी में पाया जाता है। CEAE, ठीक, एपीएसी। एपीएसी के अलावा अम्बेलिफेरी, इसका पुराना नाम है अम्बेलिफेरी, ठीक। इसमें जो है मकरंद डिस्क का अर्थात स्टाइलोपोडियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका 33 नंबर का प्रश्न है। 33 नंबर में कह रहा है कि आसाफोटिडा जिसे हींग कहते हैं, हींग प्राप्त होता है, ठीक। हींग किससे प्राप्त होता है? तो हींग जो है रेसिनस स्टडेस फ्रॉम रूट, जड़ से रेजिन से प्राप्त होता है। जड़ से रेजिन से प्राप्त होता है, ठीक है। रेसिनस स्टडेस फ्रॉम फूड, ठीक। अगला है गॉसिपियम बिलोंग टू द फैमिली। गॉसिपियम बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मालविएसी। गॉसिपियम मालविएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। गॉसिपियम को सामान्य भाषा में कपास भी कहते हैं। गॉसिपियम को सामान्य भाषा में ठीक कपास भी कहा जाता है। गॉसिपियम को सामान्य भाषा में ठीक कपास भी कहते हैं। इसके बीज से तेल निकलता है जिसे बिनौले का तेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बिनौले का तेल, ठीक है। बिनौले का तेल कहते हैं। इसके बीज से तेल निकलता है जिसे बिनौले का तेल कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर में। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कैलोट्रापिस प्रोसेरा से निकलने वाले दुधिया लैक्टिक्स में बहुतायत में पाया जाता है। तो भैया कैलोट्रापिस से निकलने वाले जो हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें प्रोटीएज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीएज के अलावा इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी पाया जाता है और साथ साथ पेप्टाइडेज एंजाइम भी पाया जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा प्रोटीन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक। फिर कहा जा रहा है 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल जो है वनस्पति उसे हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका अगर ओरिजिन पूछा जाए, उत्पत्ति,
तो वो पैलियोजोइक एरा है। क्या है? पैलियोजोइक एरा है, पैलियोजोइक एरा है। ठीक है, पैलियोजोइक एरा है अर्थात महाकल्प है। और इसे मीसोजोइक महाकल्प के ट्राइएसिक व चलिए अगला प्रश्न है, स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड। ठीक, फलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक, स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड, फलों के अध्ययन को कहते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक, 38 नंबर में है बेसल प्लेसेंटा। बहुत अच्छा प्रश्न है। बेसल प्लेसेंटा, बेसल प्लेसेंटा ठीक पाया जाता है। ठीक, 38 नंबर का है बेसल प्लेसेंटा। ठीक, आधारी बेसल प्लेसेंटा। तो भैया बेसल प्लेसेंटा जो है जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से एक कोष्ठ की अंडाशय के आधार पर स्थिर रहता है। ठीक, वही है बेसल प्लेसेंटा। इट करेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ यूनिलोक्युलर ओवरी। ठीक, चलिए 38 के बाद 39 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है, 39 नंबर का प्रश्न है, 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है स्टेमेन इन सिट्रस आर, स्टेमेन इन सिट्रस आर, सिट्रस में पुमंग होते हैं। तो भैया सिट्रस में जो पुमंग होते हैं वो असंख्य होते हैं और बहुसंघी होते हैं, इंडिफिनिट और पॉली एडेल्फस होते हैं, इंडिफिनिट और पॉली एडेल्फस होते हैं। 40 नंबर के प्रश्न में है द लैक ओपेरान। ठीक, लैक ओपेरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भैया लैक ओपेरान किसका एग्जाम्पल है? तो इंड्यूसिबल ओपेरान का। किसका है? इंड्यूसिबल ओपेरान का। ओपेरान संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीवों की सक्रियता का नियम अनुलेखन स्तर पर प्रेरणा या दमन द्वारा किया जाता है। लैक्टोज उपापचय करने वाले 3 एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोज परमिएज या ट्राई गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटिलेज गुणसूत्रों में इन तीनों एंजाइमों के जीन या सिस्ट्रान को क्रमशः ZYA द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक, थोड़ा सा अगर और डिटेल में चलते हैं तो भैया इसमें रेगुलेटर जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, ऑपरेटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर में कि द प्रोसेस ऑफ DNA रिप्लिकेशन इज। तो द प्रोसेस ऑफ DNA रिप्लिकेशन इज, तो सब जानते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। कैसे होते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। अगला प्रश्न, ठीक, अगला प्रश्न है RFLP पैटर्न इज यूज्ड, RFLP पैटर्न इज यूज्ड। तो RFLP पैटर्न DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक, RFLP का पूरा नाम है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड इज जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कह रहा है आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला TI प्लाज्मिड प्राप्त होता है। तो TI प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। बहुत ही हलवा प्रश्न है ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगला जो प्रश्न है द रस्ट डिजीज इज लिंसिड इज काज्ड बाई, लिंसिड में जो रस्ट डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये है आपका मैलेप्सोरा। किसके द्वारा होता है? मैलेप्सोरा के द्वारा। 44 का ए है। ठीक है, लिंसिड में जो कीट रोग का कारण कौन है? तो मैलेप्सोरा। चलिए अगला प्रश्न है हाइपोप्लेसिया रुग्ध वृद्ध है। हाइपोप्लेसिया क्या है? ठीक, हाइपोप्लेसिया है रुग्ध वृद्ध है। तो 45 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर है कि पौधों के अंग का रुग्ध वृद्धि। ठीक, पौधों के अंग का रुग्ध वृद्धि, पौधों के अंग का रुग्ध वृद्धि। ठीक, हाइपोप्लेसिया, हाइपोप्लेसिया। 46 नंबर। चलिए 45 के बाद 46 नंबर का प्रश्न है कि द फाइटोप्लैंक्टन इन द पॉन्ड्स एक्ट एज। ठीक,
तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं? तो भैया ये हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए, रूट कैप इज absent। रूट कैप इज absent। रूट कैप कहाँ absent होता है? तो रूट कैप भैया हाइड्रोफाइट्स में absent होते हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब जो जल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसमें रूट कैप absent होते हैं। 48 नंबर में है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम। तो भैया प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज अ सनलाइट। क्या है? तो सनलाइट होता है 48 का ए। 49 में है एन एग्जाम्पल ऑफ मैलेकोफिलस जीरोफाइट्स इज। मैलेकोफिलस जीरोफाइट्स जो है बेगनबुलिया हैं। कौन है? बेग बैगनोनिया। बैगनोनिया कौन है? बैगनोनिया है। जबकि मदार जो है वो कैलाट्रापस होते हैं। मदार क्या होते हैं? कैलाट्रापस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैलेकोफिलस जीरोफाइट्स। मैलेकोफिलस जीरोफाइट्स जो है बैगनबुलिया होते हैं। बैगनबुलिया, ठीक है। जबकि आपका कैलाट्रापस है। ठीक, कैलाट्रापस जो है आपका मदार जो है आपका, यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो ये कैलाट्रापस जिसे आप मदार के नाम से जानते हैं और जिसे आप मूज के नाम से जानते हैं, ये लिखा हुआ है मूजा होना चाहिए, इसमें नूजा लिखा हुआ है। ये दोनों वास्तविक हैं। ये दोनों वास्तविक मरुस्थल हैं। ये दोनों वास्तविक मरुस्थल हैं। ये दोनों क्या हैं? वास्तविक मरुस्थल हैं। क्या हैं? वास्तविक मरुस्थल हैं। वास्तविक मरुस्थल होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन द। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है। 51 नंबर में कह रहा है कि एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है, एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है उसे ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है। ठीक, 52 नंबर का प्रश्न है। 52 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि फैट इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। कब होगा वसा का निर्माण? जब ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इज कम्प्लीटली, अर्थात यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। 53 नंबर में कहा जा रहा है विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन द क्लोरोफिल। कह रहा है कि किसमें है क्लोरोफिल में, हरित लवक में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है आपका RUDP। RUDP, ठीक है, कार्बोक्सिलेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये लगभग जो है क्लोरोफिल में लगभग 50% के आसपास में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जो टर्म डार्क रिस्पायरेशन इज यूज्ड फॉर, शब्द डार्क श्वसन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डार्क श्वसन जो है आपका ये नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। डार्क रिस्पायरेशन नॉर्मल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर का प्रश्न है। 55 नंबर में कहा जा रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो भैया ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल में भाग लेने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में ध्यान दीजिएगा कि जो है ग्लाइकोलिसिस शोषण की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल से 2 ATP अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब कि जो है ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP अणु बनते हैं? तो 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है द अमाउंट ऑफ एनर्जी
given by one molecules of ATP is the amount of energy given by one molecules ऑफ ATP। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। 7.3 किलो कैलोरी जूल यहाँ पर ठीक संचित होती है एक ATP से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर का प्रश्न है, स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन अनुपर्ण प्रतांत में रूपांतरित हो जाते हैं। तो भैया 57 नंबर का जो सही आंसर है वो है स्लाइमेक्स। क्या है? स्लाइमेक्स अनुपर्ण प्रतांत में रूपांतरित होते हैं। स्लाइमेक्स एक एंजियोस्पर्म है। यह स्पाइलेक्सी का एक पौधा है। इसकी लगभग 300 से 350 प्रजातियां ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक, 58 नंबर का प्रश्न है बी शेप। 58 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि बी शेप क्रोमोसोम बी आकार का गुणसूत्र है। तो भैया बी आकार का जो गुणसूत्र होता है उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जो होता है, सब मेटासेंट्रिक वो यल या फिर यस आकार के होंगे। ठीक, सब मेटासेंट्रिक या हेट्रोब्राइकियल, और जो एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक होते हैं वो आई के आकार के होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर पे कि यदि पाइनस की जड़ में 16 गुणसूत्र पाए जाते हों तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? पाइनस के जड़ में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। क्यों होगी? क्योंकि पाइनस की जो जड़ होती है वो 2n है और भ्रूणपोष जो होता है वो n होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 2n बराबर 16 है तो भैया n बराबर 8 ही होगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक, तो बस यहाँ पे आपको ये याद करना है कि पाइनस की जड़ क्या होती है? 2n, और भ्रूणपोष कैसा होता है? n होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन DNA। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें DNA नहीं पाया जाता है? तो भैया DNA जिसमें नहीं पाया जाता है उसका राइट आंसर है परऑक्सीसोम। कहाँ नहीं पाया जाता है? परऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए 60 प्रश्न हम आपको पहले एक प्रैक्टिस सेट में करवा दिए हैं। 60 प्रश्न के बाद अब फिर अगला जो 60 प्रश्न होगा वो हम आप